अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के टॉपिक को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया डिटेल के साथ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने स्टडी किया एयर पैसेजवे को और लंग्स को बड़ी डिटेल के साथ कि किस तरह से ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट से जब इनहेल करता है, सांस अपने अंदर लेके जाता है तो वो ऑक्सीजन लेके जाता है। जब ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होती है तो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्सहेल करते हैं। पिछले टॉपिक जो है वो हमने जो है वो यहाँ तक लंग्स तक जो है उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है लंग्स के अंदर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है ब्लड में। तो पल्मोनरी आर्टरी जो कि जो है एक मेजर ब्लड वेसल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड वहाँ से ब्लड को ऑक्सीजन मिले और वो ऑक्सीजनेटेड हो। हर लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डिवाइड हुई होती है, जो एक मेन आर्टरी है। जिस तरह कि आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रही है कि ये अगर मेन आर्टरी पीछे से आ रही है तो आगे जाके ये बहुत सी छोटी छोटी स्मॉलर आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ये आर्टरियोल्स फर्दर आगे जो है वो बारीक होती जाती हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो जो ये हमने अपने प्रीवियस जो है डिस्कस किया था, ये देखें इधर के लंग्स जहाँ पे जो ट्रैकिया है, सांस की नाली है, वो दो में डिवाइड होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है ये जो डिवाइड हुई है, एक इस चली गई है लंग्स में और एक इस लंग्स में चली गई है। लेफ्ट राइट दोनों लंग्स में ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो गई है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे फर्दर जाके डिवाइड होती है जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। तो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है वो एयर सैक्स होती हैं जिसको हम जो है वो हवाई थैलियाँ भी कहते हैं, जिनको कहा जाता है एल्व्यूलाई। तो ये जो कैपिलरीज हैं जो कि पीछे से आर्टरी जो है वो डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में और फिर आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज बनाती हैं। ये कैपिलरीज एल्व्यूलाई के साथ राउंड हुई होती हैं। जब ये एल्व्यूलाई के साथ राउंड होती हैं तो ये कैपिलरीज ज्वाइन करके बहुत सी वेन्यूल्स बना देती हैं। वेन्यूल्स भी हम कहते हैं कि ये क्या है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ज्वाइन करती हैं पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन को ज्वाइन करती है जो कि लेके आती है पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ। फिर लंग्स में जो है वो ब्लड वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर पल्मोनरी वेन दोबारा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाती है और इस तरह से हार्ट फिर उस ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाती है और दोबारा जो है उसको एक्सपेल किया जाता है आउट ऑफ द लंग्स। तो ये दो स्टेप में जो है वो रेस्पिरेशन होती है। एक स्टेप है इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेके जाना, हवा अंदर लेके जाना, और दूसरी है एक्सहेलेशन जिसमें जो है वो हम हवा को बाहर रिमूव करते हैं। तो इंस्पायरेशन का मतलब है कि लंग्स के अंदर हम हवा लेके जा रहे हैं और ये किस तरह होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन। जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ये मसल्स ऐसे हैं जो कि रिब्स के पसलियों के दरमियान में पाए जाते हैं। इनका काम है कि ये मेंटेन रखते हैं स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को। थोरेसिक वाल जो चेस्ट कैविटी है उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं और ब्रीदिंग में फैसिलिटेट करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे अंदर जाती है तो डायफ्रैगम जो है वो कंट्रैक्ट करता है। डायफ्रैगम क्या है, ये जो नीचे खाली जगह होती है, एक कैविटी है डायाफ्रैगम। तो डायाफ्रैगम जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज जो है वो अपवर्ड मूव होता है। तो ये जो कंट्रैक्शंस होती हैं ये इंक्रीज करवाती हैं वॉल्यूम चेस्ट के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो होता है इनसाइड द चेस्ट, इधर इनसाइड द चेस्ट वो रिड्यूस होता है और एयर मूव करके हमारे लंग्स की तरफ चली जाती है। जबकि एक्सहेलेशन में जब सांस लंग्स से बाहर की तरफ आती है तो इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और अब रिब केज जो है वो इनवर्ड मूव करता है। पहले जो रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ, जब हम सांस लेते हैं, आप खुद पे ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखें कि जब हम सांस लेते हैं तो रिब केज जो हमारी चेस्ट है वो ऊपर की तरफ जो है वो उभर जाती है और सेम टाइम पे डायफ्रैगम जो है जो इधर के डाउनवर्ड मूव होता है वो दोबारा से मूव आ जाता है अपवर्ड की तरफ, रिलैक्स हो जाता है। और ये मूवमेंट क्या करती हैं, चेस्ट कैविटी पे वॉल्यूम को डिक्रीज करती हैं। इस तरह से प्रेशर इनसाइड द चेस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाता है और एयर जो है वो बाहर की तरफ एक्सहेल हो जाती है।
इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट कि हम जो पानी पीते हैं उसमें डेली में उसमें हमारा जो 1 लीटर पानी है वो तो हमारी ब्रीदिंग के दौरान ही लॉस हो जाता है। वो इस वजह से लॉस होता है, आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी ग्लास में ब्रीथ करते हैं तो ग्लास के इर्द गिर्द आपको वाटर वेपर जो है वो दिखाई देते हैं। जब हम किसी मिरर पे भी सांस लेते हैं तो उसके ऊपर भी सामने जो है वो ब्लर सा हो जाता है और फिर हम उसको साफ करते हैं जब, तो हमारे हाथों पर हमें पानी महसूस होता है, तो ये जो है वो वाटर वेपर ही होते हैं जो कि हमारी सांस के ज़रिए इस तरह से पानी लॉस होता है। अब ब्रीदिंग का रेट क्या है? ह्यूमन अगर नॉर्मल कंडीशन में सांस ले रहा है, आराम से बैठा है, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट जो है वो ब्रीथ करता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड जॉब करते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें सेल जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। जो भी हमने फूड ली होती है, जब उसने ऑक्सीडाइज होना होता है तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब होना होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रेट जो है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि हमारा ब्रेन है वो जब डिटेक्ट करता है कि हम कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो मैसेज भेजता है रिब्स के मसल्स को, डायफ्रागम को, कि वो ज़्यादा स्पीड से जो है वो सांस ले, कंट्रैक्शन की स्पीड और रिलैक्सेशन की स्पीड बढ़े और इस तरह से ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो। और ब्रीदिंग रेट जब इंक्रीज़ होता है तो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट जो है तब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या ज़्यादा तेज़ तेज़ चलते हैं। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट ये टेबल नज़र आ रहा है, इसको आप अपने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करें कि ऑक्सीजन की परसेंटेज जब हम एयर से इंस्पायर करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, 21% जाती है और एक्सपायर 16% होती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये जो पहले मेन है, ये 3, इनकी आपने ज़रूर ये रीडिंग जो है इनको याद करना है एमसीक्यू के तौर पे। नेक्स्ट है कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि रेस्पिरेटरी बीमारियाँ। पहली है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ये एक किस्म की सूजश है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये देखें स्टूडेंट, ट्रैकिया जो कि सांस की नाली है, इसके अंदर ये आगे जाके लंग्स में डिवाइड हो जाती है। एक राइट लंग्स में चली जाती है, एक लेफ्ट लंग्स में चली जाती है। तो फर्दर आगे जाके जब ये इनकी जो है वो ब्रांचेस जो हैं, इनको कहा जाता है, ये डिवाइड होती है, तो हम उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो बेसिकली ब्रोंकाइटिस लफ्ज़ जो है वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से ही निकला है कि क्योंकि ये ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सोजश हो जाती है, जिसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर इनर स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, उसके अंदर म्यूकस या पस वगैरह जो है वो आ जाती है और उसकी जगह जो है वो तंग हो जाती है। जो ये बारीक सी नालियाँ होती हैं, इनका रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। ये 2 तरह के ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एक एक्यूट है, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, 1 to 2 वीक्स में इसका इन्फेक्शन होता है, और अगर ये लॉन्ग टर्म हो तो वो क्रॉनिक है, ख़तरनाक हो सकता है, और ये 3 मंथ से 2 ईयर्स तक होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो हैं, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा सा आप लिक्विड कह लें, वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ब्रोंकाई की वॉल के अंदर, और इस वजह से उसका रास्ता जो है वो तंग हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो ये जो होती है थिक म्यूकस, ये ब्रोंकाई के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है और इस वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके काजेज़ है कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट, जिस तरह से टोबैको स्मोक। इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि खांसी होती है, वीजिंग जब सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ निकलती है, फीवर, चिल्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो सही तरह से नहीं आता। इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि मेडिकेशन ली जाए, जो ऐसी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो ब्रीदिंग के रास्ते को आसान करती हैं, ताकि ब्रीदिंग वे, एयर पैसेज वे क्लियर हो और सांस लेने में जो है वो मसला ना हो। एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं ताकि जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके, और पोल्यूशन और स्मोक वगैरह से जो है ऐसे इरिटेंट जो कि कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, आपको मसला होता है, उन इरिटेंट से जो है वो परहेज़ किया जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट एम्फीसीमा। एम्फीसीमा वो डिजीज़ है जिसमें हमने पढ़ा कि जो ट्रैकिया सांस की नाली है वो 2 में डिवाइड होती है, जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती हैं ब्रांचेस में, छोटी छोटी, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटी नन्ही मुन्नी थैलियाँ होती हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। ये एल्वियोलाई को वीक कर देती है, उसको डिस्ट्रक्ट करती है, एल्वियोलाई की जो इनर वॉल्स होती हैं उनको रप्चर कर देती है और उनके अंदर एयर स्पेसिस क्रिएट करती है।
जब वहाँ पे जो है वो एयर स्पेसिस बढ़ जाती हैं तो गैशियस एक्सचेंज के लिए जो स्पेस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकता, क्योंकि एल्वेलाई के अंदर जो बारीक सी नालियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं और गैशियस एक्सचेंज के लिए इनफ स्पेस बाकी नहीं बचती, क्योंकि वो टूट जाती हैं, उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ टूट जाता है और पेशेंट सही तरह से ब्रीथ नहीं करता। इसके कॉजेज़ क्या है? इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है कि हवा में कोई इरिटेंट्स ऐसे जो कि कॉज करते हैं इन्फेक्शन, टबाकू स्मोक, केमिकल फ्यूम्स और दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स जैसे कि पोल्यूशन हो सकती है, स्मोक है, और इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ये एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये इसका काजेज़ हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? सांस लेने में तंगी होती है, दुश्वारी होती है, इसमें क्रोनिक कफ होती है जिसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होती है और विदाउट म्यूकस भी हो सकती है। वीजिंग, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ निकलती है और चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी यही है, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके कफ को रिलीफ दें, कफ जो है उसको ख़त्म करें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हो रही है उस ब्रीदिंग का जो रास्ता है उसको साफ़ किया जाए, क्लियर किया जाए। और एम्फीसीमा जो है वो कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होता, आपको बचना पड़ता है, या कुछ जो है वो इनहेलर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ स्टूडेंट निमोनिया, जिसको हम पिनोमोनिया भी बोलते हैं। पिनोमोनिया एक ऐसी इन्फ्लेमेशन है लंग्स की, ये लंग्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन काज करता है, सोजश काज करता है। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को मुतासिर करे, दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करे, तो उसको कहते हैं डबल पिनोमोनिया। ये इन्फेक्शन जो है वो एल्वेलाई में लंग्स में इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन बेसिकली एल्वेलाई में होता है, उसके अंदर जो है एल्वेलाई जो है उसके अंदर पस जो है वो फिल हो जाती है और इन्फ्लेमेशन सोजश का बायस बनती है। नमूनिया जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमोनियाई। ये जो है बैक्टीरिया लंग्स में एंटर होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, जो कि इन्फेक्शन अगर फ्लू वगैरह हुआ है तो फ्लू जो है वो बिगड़ गया है तो उसकी वजह से जो है वो नमूनिया काज होता है। नमूनिया को जो काज करते हैं वो वही बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमोनियाई। इसका काजेज़ क्या, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन तीनों की वजह से होता है, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से हो अगर काज हुआ है नमूनिया तो ये बैक्टीरिया जो काज करते हैं नमूनिया वो है स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमोनियाई। और इसमें स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है कि डबल पिनोमोनिया किसे कहा जाता है। तो अगर जो ये नमूनिया का इन्फेक्शन होता है ये दोनों लंग्स को मुतासिर करे तो उसको कहते हैं डबल पिनोमोनिया। नमूनिया के सिम्टम क्या होते हैं? पेशेंट के अंदर हाई फीवर होता है, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीदिंग सही से नहीं होती, और कफ होती है विद स्प्यूटम, यानी कि कफ के अंदर म्यूकस आएगी, बलगम आती है। इसका इलाज क्या है? बैक्टीरियल नमूनिया का इसको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक देके, और अगर वायरल और फंगल पिनोमोनिया तो इसको ट्रीट किया जाता है एंटीवायरल और एंटी फंगल ड्रग्स देके। बैक्टीरियल वैक्सीन जो है वो अब अवेलेबल है जो कि बैक्टीरियल नमूनिया जो है उससे होने से बचाती है, ऐसी वैक्सीन। नेक्स्ट वन है एस्थमा। एस्थमा को हम दमा भी कहते हैं। ये एक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की, वो स्वेल हो जाती हैं और स्वेल होके वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी कि पड़ जाती हैं, और जो छोटी छोटी ये नालियां हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अटैक होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, जब सांस लेते हैं तो उसमें सीटी की आवाज़ आती है, खांसी होती है और चेस्ट जो है वो टाइट टाइट फील होती है। इसके अलावा इसके कॉजेज़ क्या हैं? ऐसे एलर्जन, डस्ट, माइट्स, पोलन्स, मोल्ड और पेट, यानी कि जो कुछ लोगों ने एनिमल्स रखे होते हैं, पेट एनिमल, उनके जो हैं वो जैसे पिजन अगर रखे हों तो उससे जो छोटे छोटे उनके बहुत बारीक से बाल जो होते हैं वो उतरते हैं जब वो अपनी प्रीनिंग करते हैं ना, प्रीनिंग कहते हैं, वो अपने बालों को उतारते हैं जब एक मौसम आता है तो उसके दौरान उनके बालों से छोटे छोटे से ज़र्रे जो हैं वो भी उतरते हैं। उसकी वजह से भी कईयों को इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को यानी कि उनको एलर्जी होती है उनसे। इसके अलावा जब पोलन्स का मौसम आता है तो पोलन्स मूव करते हैं पौधों के, उससे भी जो है वो कुछ लोग इन्फेक्ट होते हैं, उनको एलर्जी होती है। कुछ पेशेंट को स्मोक से, केमिकल फ्यूम से और स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से भी एलर्जी होती है, जो कि उनके अंदर जो है वो जब भी उनका किसी ऐसे एलर्जन से सामना होता है तो उनको जो है वो अटैक होता है कि उनको सांस नहीं सही तरह से आती। ये एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, या ये स्टूडेंट वो तब भी होता है जब वेदर चेंज होता है, और ये जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकता है अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है
इसके अलावा जो है जब भी वो किसी स्पेशली कोल्ड एयर में भी ये अस्थमा का अटैक हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट यही है, मेडिसिन इस्तेमाल करें जिसमें ब्रोंको डायलेटर्स जो है वो डॉक्टर्स देते हैं ताकि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट किया जा सके। जो रास्ता तंग हो गया है वो अपना इन्हेलर्स के थ्रू वो खुल जाता है रास्ता ब्रोंक्यूल्स का और ब्रोंकाई का, और वो ईज़िली जो है वो फिर सांस ले सकते हैं, ईज़िली ब्रीथ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लंग कैंसर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो है वो डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे और ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर एक्सरसाइजेज के सॉल्व सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुँच सकें। बायोलॉजी के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री की डिटेल वीडियो भी अपलोड है। मिलेंगे स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।